हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। हमने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया था और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस, और जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। तो स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कि फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके क्या इम्पैक्ट दिखे थे। तो इट वॉज द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉज विच इन्वॉल्व इंडस्ट्रियल नेशंस। इसमें क्या हुआ था कि जो इंडस्ट्रियल नेशन थी ये एक ऐसी वर्ल्ड वॉर पहली बार वॉर हुई थी जिसमें कि इंडस्ट्रियल नेशन भी इन्वॉल्व हुए थे। मशीन, गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स एटसेट्रा आर यूज्ड मैसिव स्केल, और बहुत बड़ी मात्रा में हथियारों का, टैंक का और गन्स वगैरह का यूज़ किया जा रहा था। अनथिंकेबल डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, मतलब बिना सोचने वाली डेथ हो रही थी, डिस्ट्रक्शन हो रहे थे हर जगह पे। मोस्ट ऑफ द पीपल किल्ड एंड इंज्योर्ड वर मैन ऑफ द वर्किंग एज, और जितने भी लोग मर रहे थे वो वर्किंग एज में थे। डिक्लाइन द हाउस होल्ड इनकम, हाउस होल्ड की इनकम्स भी डिक्लाइंड हो गई थी। मैंस आर फोर्स टू ज्वाइन इन द बार, और जो मैंस थे, आदमी वगैरह थे, उनको ज़बरदस्ती कहा जा रहा था कि आप बार में ज्वाइन कीजिए। वुमेन स्लेप्ट इनटू अंडरटेक जॉब्स विच दे वर नॉट यूज्ड अप, जैसे कि पहले तो जो औरतें थी वो काम भी नहीं किया करती थी, लेकिन जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो उन्हें भी काम को उन्होंने काम भी स्टार्ट कर दिया, जॉब वगैरह करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडियन इकोनॉमी पे क्या मतलब महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा। द इकोनॉमिक डिप्रेशन इमीडिएटली अफेक्टेड इंडियन ट्रेड, क्या हुआ कि इकोनॉमी का जो डिप्रेशन था वो इमीडिएटली इंडियन ट्रेड को उसने अफेक्ट कर दिया। एज इंडियन एक्सपोर्ट द एंट्री मूव्ड नियरली हाफ बिटवीन 1928 एंड 1934। अब क्या हुआ कि ये सारा काम जो चल रहा था वो 1928 से लेकर 1934 तक हुआ। एग्रीकल्चर प्राइसेस फेल शार्पली, जल्दी से ही एग्रीकल्चर के जो प्राइसेस थे वो भी शार्पली घटे जा रहे थे। बट द कॉलोनियल गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिड्यूस रेवेन्यूज, लेकिन जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने कर घटाने के लिए मना कर दिया था। पीजेंट्स प्रोड्यूसिंग द वर्ल्ड मार्केट वर वॉस्ट हीट, और जो पीजेंट्स के जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बॉस तरीके से हिट कर दिया था मार्केट को। रॉ जूट वॉज प्रोड्यूस्ड, और जो रॉ के जूट वगैरह थे उनका प्रोडक्शन किया जा रहा था। प्रोसेस्ड इन द इंडस्ट्रीज टू मेक गनी बैग्स, ताकि जो गनी बैग्स बनाया जा सके इंडस्ट्रीज़ के लिए, वर्ल्ड वॉर के लिए भी यूज़ किया जा सके। Its export collapsed and the prices fell by 60%. Peasants by Bengal fell into debt traps. अब उन्होंने देखा कि 60% से बिल्कुल उसकी लगातार गिरावट आ रही थी। Peasants used their savings, mortgaged land and sold their precious jewelry to meet their expenses. अब जो लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनके पास जो भी ज्वेलरी वगैरह उन्होंने बना रखी थी, तो अपने काम को करने के लिए लैंड वगैरह को क्या कर रहे थे, वो बेच रहे थे। ज्वेलरी वगैरह जो उनके पास थी, एक्सपेंसिव चीज़ें, उन चीज़ों को भी वो बेच रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th सेंचुरी इंडेंचर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी, कि जो 19th सेंचुरी था उसको माना जाता था कि एक नया सिस्टम हुआ, उस टाइम पे थोड़ा सा इवोल्यूट हुआ, एक नया सिस्टम गुलामी के लिए। इस बात को आप एक्सप्लेन कीजिए। तो इन द 19th century, hundreds of thousands of Indian and Chinese laborers went to work on plantation, in mines and in roads and railway construction project around the world. अब 19th century में क्या हो रहा था कि 100 से भी ज़्यादा जो इंडियंस लोग थे, चाइनीज़ लेबरर थे, उनको भेजा जा रहा था वर्क के लिए। जैसे कोई माइंस में काम कर रहा था रोड बनाने के लिए, कोई रेलवे का कंस्ट्रक्शन कर रहा था, एंड सो ऑन। In India, indentured labor were hired under the contract पे उन लोगों को जो लेबर वगैरह थे उनको बुलाया जाता था, which promises return travel to India after they had worked to 5 years on plantation. और उन्हें प्रॉमिस किया जाता था कि आप मतलब हमारे देश में चलिए, और जब सारा काम हो जाएगा तो वो आप मतलब तुम्हें वहाँ से दोबारा पे भेज देंगे, दोबारा ट्रैवल वहाँ पे रिटर्न कर देंगे, ऐसा उन्हें कहा जाता था। 5 years के लिए उनको वहाँ पे लेके जाया जाता था। ग्रेजुअली इन इंडिया कॉटेज इंडस्ट्रीज डिक्लाइंड, लैंड रेंट रोज, लैंड वर क्लियर फॉर माइंस प्लांटेशन। अब क्या हो रहा था कि जो इंडिया में कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह तो थी नहीं, और ना ही वहाँ पे कोई रोड वगैरह था। ऑल दिस अफेक्टेड द लाइन्स ऑफ द पुअर, तो लोगों के पास कुछ काम नहीं होता था तो वो लोग चले जाते थे। दे फेल टू पे देयर रेंट्स वी कम, क्योंकि वो अपने रेंट वगैरह भी नहीं दे पा रहे थे। एंड दे वर फोर्स्ड टू मिग्रेट इन सर्च ऑफ वर्क, इसीलिए उन्हें ऐसे काम करने पड़ते थे।
द मेन डेस्टिनेशन ऑफ इंडियन इंडेंचर्ड मिग्रेट वर द कैरेबियन आइसलैंड। और जो मतलब इंडियन के लोग थे वो कहाँ कहाँ पे जाते थे, कुछ जगहों के नाम आपको याद रखना है। लाइक हमारा हो गया ट्रिनिदाद, गुआना, सूरीनम और फिजी और ये मलाया वगैरह में वो लोग जाते थे काम के लिए, काम की खोज में। रिक्वायरमेंट वॉज डन बाई द एजेंट। अब कुछ एजेंट हुआ करते थे जो कि अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोगों को लेकर जाया करते थे बाय एम्प्लॉयर्स एंड पेड स्मॉल कमीशन। और उन्हें कुछ मतलब कमीशन दिया जाता था कि आप लोगों को हायर कीजिए, आप लोगों को चुनिए काम के अकॉर्डिंग कि किसकी रिक्वायरमेंट है, और फिर वो उनको कमीशन दिया करते थे। Next question is, one important features of the US economy of the 19th century was mass production। कि जो सबसे ज़्यादा important features देखा गया USA में, US की इकोनॉमी में, वो था mass production। उस बात को आप एक्सप्लेन कीजिए। ए वेल नोन पायनियर्स ऑफ द मास प्रोडक्शन वॉज द कार मैन्युफैक्चरर। तो मतलब जो पहले खोज करने वाले थे मास प्रोडक्शन का, वो एक कार के मैन्युफैक्चरर थे, वो कार बनाने का काम करते थे। उनका नाम था हेनरी फोर्ड। ही अडॉप्टेड एन असेंबली लाइन टेक्निक ऑफ अ स्लॉटर हाउस। और उन्होंने एक अडॉप्ट किया एक असेंबली लाइन को जिसमें उन्होंने स्लॉटर हाउस की टेक्निक को बताया। ही रियलाइज दैट द असेंबली लाइन मेथड वुड अलाउ ए फास्टर एंड द चीपर वे ऑफ प्रोड्यूसिंग व्हीकल्स। और ये उन्होंने एक नया मेथड निकाला कि किस तरह से हम कम पैसे में जल्दी से जल्दी व्हीकल्स वगैरह का निर्माण कर सकते हैं। दिस मेथड फोर्स वर्कर टू रिपीट अ सिंगल टास्क मैकेनिकली एंड कॉन्टिन्यूसली। और इन्हीं सब चीज़ों ने फोर्स किया वर्कर्स को कि वो क्या करें कि जल्दी जल्दी मैकेनिकली और ज़्यादा कंटिन्यूस करें। दिस वॉज अ वे ऑफ द इंक्रीजिंग आउटपुट पर वर्कर बाय द स्पीडिंग अप द पेस ऑफ वर्क। और ये उनका एक इंक्रीजिंग आउटपुट था कि वर्कर भाई क्या करेंगे कि इससे आउटपुट बढ़ेगा और स्पीड अप भी इंक्रीज होगी। दिस डबलिंग गो और डेली वेजेस वॉज कंसीडर्ड बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन ही हैड एवर मेड। और ये जो डबलिंग का जो मेथड था डेली वेजेस का, वो हमारा बेस्ट बेस्ट कॉस्ट हमारा वो साबित हुआ, क्योंकि जो कटिंग डिसीजन बनाया गया था उनके द्वारा, वो वैसा डिसीजन कभी किसी ने नहीं बनाया। Next question is, give evidence to prove that there was a vibrant pre-modern trade and cultural link between the different parts of the world। कि आप इस बात का एविडेंस दीजिए, इस बात को प्रूव कीजिए कि किस तरह से जो अलग अलग कंट्रीज थी वो एक दूसरे से कल्चरल रूप से भी वो लिंकिंग थी और मॉडर्न ट्रेड को भी एक दूसरे का वो अपनाती थी। द ट्रेवलर्स, ट्रेडर्स, priest and the pilgrim carried good monies and the values, skills, ideas into the invention। अब जो ट्रेवलर्स होते थे या ट्रेडर्स होते थे, जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो वो अपने साथ पैसा, वैल्यूज, स्किल्स, आइडियाज़ वगैरह नए नए इन्वेंशन लेके जाते थे। द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड एन एक्टिव कोस्टल ट्रेड लिंक बिटवीन द प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया अराउंड 3000 BC। अब क्या हुआ था कि जो 3000 BC के आसपास के बारे में बताया जाता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो एक एक्टिव कोस्टल ट्रेड के साथ लिंक थी प्रेजेंट डे में जो वेस्ट एशिया है उसके साथ। द सिल्क रूट आर अ गुड एग्जांपल ऑफ द वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड द कल्चरल लिंक बिटवीन द डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और सिल्क रूट, जैसा कि आप जानते होंगे कि सिल्क रूट जो है वो हमारा सबसे पुराना एग्जाम्पल है इस बात को शो करने के लिए कि हाँ, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड थे वो एक दूसरे से कनेक्टेड थे बाई कल्चरल लिंक। Next question is, in what ways did food items offer scope for the long distance cultural exchange? कि किस तरह से जो फूड आइटम्स है वो हमारा एज अ कल्चरल एक्सचेंज एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए एक ऑफर माना गया, एक स्कोप माना गया है। तो फूड ऑफर्स मेनी एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज, कि जो फूड ऑफर्स है वो बहुत सारे लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज का हमारा एग्जाम्पल है। ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स टू द लैंड दे ट्रेवल। अब जो ट्रेवलर हुआ करते थे, जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो वो नए नए क्रॉप्स वगैरह को लेकर जाते थे और वहीं पे लैंड में वो उसको उगा दिया करते थे। इट इज़ बिलीव दैट नूडल्स ट्रेवल टू द वेस्ट फ्रॉम द चाइना टू बिकम स्पेगेटी। बताया जाता है कि जो हमारा वेस्ट इलाका था पूरा, वहाँ से जब चाइना में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नूडल्स खाए जाते थे, तो जब वो वेस्ट में ट्रैवल होके गया तो लोगों को बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। इसके लिए जो वर्ड यूज़ किया गया दैट इज़ स्पैगेटी। अरब ट्रेडर्स टुक पास्ता इन 15th century सिल्कली इन इटली। अब क्या हुआ था, जो अरब्स के ट्रेडर्स थे उन्होंने क्या किया, पास्ता को 15th century में सिल्कली और इटली में लेके वो उसको गए थे। मेनी ऑफ आर कॉमन फूड सच इज द पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट, मेज, टमाटोज,
chilies and the sweet potatoes and the so on were not known to India। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे पोटैटोज़ हो गए, सोया हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है टमाटोज़ थे, चिलीज़ थे, स्वीट पोटैटोज़ और सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें इंडिया के लोगों को बिल्कुल पता नहीं थी, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं वो अदर्स कंट्रीज से हमारी कंट्री में आई थी। Until 5 centuries ago की बात है ये। These foods were only introduced in Europe and Asia after Columbus accidentally discovered America, क्योंकि accidentally अमेरिका में discovered किया गया था। Next question is, the most powerful weapons of the Spanish conquest of America was not the conventional military weapons at all। ये बताया जाता है कि जो मोस्ट पावरफुल वेपन्स था स्पेनिश लोगों के लिए वो अमेरिका का वो कन्वेंशनल मिलिट्री नहीं था। ठीक है, इस बात को आपको एक्सप्लेन करना है। तो द पोर्चुगीज एंड द स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट कॉलोनाइज अमेरिका बाय द मिड 16th सेंचुरी। तो जितने भी स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट थे वो अमेरिका के साथ कॉलोनाइज हो गए थे मिड 16th सेंचुरी में। यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट वाज नॉट अ रिजल्ट ऑफ द सुपीरियर फायर पावर। और उस टाइम पे यूरोप को कोई खास ऐसा नहीं माना जाता था कि हाँ उसके पास कोई सुपीरियर पावर है। दे कैरिड अ लॉट ऑफ जर्म्स सच एज दोस ऑफ द स्मॉल पॉक्स ऑन देयर पर्सन। मतलब उन्होंने देखा कि जो स्मॉल पॉक्स नामक जो बीमारी है वो लोगों में वहाँ पे देखने को मिलती थी। अमेरिका ओरिजिनल इनहेबिटेंट हैड टू इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट डिसीज दैट कम फ्रॉम द यूरोप। और यूरोप से ही वो सारी चीज़ें आई थी, इम्यूनिटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी उन सबका जो इनहेबिटेंट रहा है वो हमारा यूरोप रहा है। स्मॉल पॉक्स प्रूव्ड डेडली किलर। और माना जाता है कि जो स्मॉल पॉक्स है उससे जो अगर वो किसी व्यक्ति को होगा तो वो बंदा मर जाएगा। वंस इंट्रोड्यूस इट किल्ड एंड डेसिमेटेड होल कम्युनिटीज पेइंग द वे ऑफ द कॉन्क्वेस्ट। इसीलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कि ये जो क्योंकि ये सबको मार सकता है एज अ होल कम्युनिटीज को, तो ये एक बेस्ट तरीका था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट दैट ग्रेटली श्रैंक द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। कि ऐसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट को आप बताइए जो कि ग्रेटली श्रैंक कर देते हैं हमारे प्री मॉडर्न वर्ल्ड को। तो द वर्ल्ड चेंज अ लॉट इन द 19th सेंचुरी। कि 19th सेंचुरी में जो हमारी दुनिया थी वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रही थी। मेनी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड द टेक्नोलॉजिकल फैक्टर इंटरेक्टेड इन कॉम्प्लेक्स वे टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटीज़ एंड द रिशेप रिलेशन बिटवीन द कंट्रीज़। जो वर्ल्ड था हमारे 19th सेंचुरी में, जैसा कि आपको बता दिया गया कि 19th सेंचुरी में बहुत जल्दी से चेंज हो रहा था। बहुत सारी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल और ऐसे बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स तरीके थे वो रिशेप कर रहे थे रिलेशन में बिटवीन द कंट्रीज। वन कैन आइडेंटिफाई 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ द फ्लोज इन द ट्रांजेक्शन। और लोगों को दिखते थे 3 तरह के उन्हें मूवमेंट दिखाई पड़े। द फर्स्ट इज द फ्लो ऑफ द ट्रेड। उन्होंने देखा कि जो फ्लो ऑफ ट्रेड था वो पहला एक तरीका था। विद इन द 19th सेंचुरी रिफर्ड लार्जली टू ट्रेड इन गुड्स। और उन्होंने देखा कि हाँ गुड्स का जो है वो ट्रेड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था लार्जली। द सेकेंड इज द फ्लो ऑफ द लेबर मिग्रेशन ऑफ द पीपल इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी बताया जाता है कि 19th सेंचुरी में लोगों ने क्या किया था, एक जगह से दूसरी जगह जाना स्टार्ट कर दिया था एम्प्लॉयमेंट की सर्च में। द थर्ड इज द मूवमेंट ऑफ द कैपिटल फॉर शॉर्ट और द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। अब जो थर्ड था कि मूवमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट ऑफ कैपिटल फॉर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के लिए क्या करते थे, वो मूवमेंट करते थे इन्वेस्टमेंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, और वो लंबे दूरी तक भी इन्वेस्टमेंट किया करते थे। फ्रेंड, यही थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।